अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, हम एक्सरेज़ के मुतल्लिक एक लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं जिसमें हमने एक्सरेज़ का इंट्रोडक्शन किया था और उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज़ को हमने डिस्कस किया था। आपको याद ही होगा, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा या नहीं पढ़ा तो पहले आप ये लेक्चर लाजमी देख लें, जिसमें हमने ये डिस्कशन की थी कि जब हम बिजली गुजारते हैं कैथोड से तो कैथोड से कैथोड रेस पैदा होती हैं और हम सामने कोई भी हैवी मेटल का एनोड रख लेते थे। तो ये रेस जब इस हैवी मेटल के एनोड से टकराते थे तो वहाँ से एक्स रेज निकल आते थे, हम उसे फोटोग्राफिक प्लेट पर डिटेक्ट करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक्सरेज पे अब दोबारा क्यों लेक्चर बनाया हुआ है। ठीक, तो उसकी वजह यह है कि पहले मैंने एक्सरेज को डिस्कस किया था, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा डिटेल कॉन्सेप्ट के अंदर मैं नहीं गया था और ना ही मैंने टाइप्स ऑफ एक्सरेज को डिस्कस किया था। और मुझे ये महसूस हो रहा था कि एक्सरेज के मुतल्लिक जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही बेसिक सा रह जाएगा, इसलिए एहतियातन मैंने अब इस पर एक और वीडियो भी बनाई है जिसमें मैं एक्सरेज और उसके टाइप्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन ही करके बताऊँगा। तो आपने पढ़ा था स्टूडेंट्स के जो एक्सरेज हैं, ठीक, एक्सरेज क्या हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं। ये क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनकी एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल इसी तरह आप जानते हैं, अब मैं पहले आपको ज़रा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जाएंगे एक्स रेज की तरफ। अब हमारे निज़ाम शमसी में जो सूरज है, इस सूरज से लाइट ज़मीन की तरफ आ रही होती है। अब अगर इस लाइट को हम डिटेल में देखना चाहें तो ये लाइट बहुत ज़्यादा रेज पर मुश्तमिल होती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये मुख्तलिफ वेव लेंथ्स आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब इसमें जो सबसे छोटे वेव लेंथ होते हैं उन्हें हम कहते हैं गैमा रेज। उन्हें हम क्या कहते हैं? गैमा रेज। इनकी वेव लेंथ बहुत ही छोटी होती है। फिर गैमा रेज के बाद जब वेव लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो वो एक्स रेज कहलाते हैं, यानी एक्स रेज की वेवलेंथ गैमा से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब वेवलेंथ थोड़ी और बड़ी हो जाती है तो इन रेज को हम कहते हैं यूवी लाइट या अल्ट्रा वायलेट लाइट। ठीक, उसके बाद फिर जो रीजन है वो आता है विजिबल लाइट का। ये रीजन क्या है? विजिबल लाइट। फिर जब वेवलेंथ थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है, अब ये ज़हन में आप रखें कि जो विजिबल लाइट है ये 400 नैनोमीटर से लेकर कोई 750 नैनोमीटर तक है। और जो यूवी विजिबल है, ये यूवी विजिबल ये स्टार्ट होती हैं 200 नैनोमीटर से और फिर जाती हैं 400 नैनो। और एक्स रेज की जो वेव लेंथ है वो 0.1 नैनोमीटर से लेकर तकरीबन 10 नैनोमीटर तक होती है। ठीक, 0.1 से लेकर 10 नैनोमीटर तक इनका वेव लेंथ होता है। और फिर 200 से 400 तक वेव लेंथ ये अल्ट्रावायलेट का होगा। फिर 400 से 750 नैनोमीटर तक विजिबल लाइट का होगा। और इसी तरह फिर आगे स्टार्ट हो जाते हैं इंफ्रा रेड वेव्स। ठीक है, और इंफ्रा रेड के बाद फिर स्टार्ट होती हैं माइक्रोवेव्स, जो इंफ्रारेड से भी
वेवलेंथ में बड़े हैं। और उसके बाद लास्ट में फिर रेडियो वेव्स हैं, और रेडियो वेव्स ये वेवलेंथ में बहुत ही ज़्यादा यानी बहुत ही लंबे वेवलेंथ के रेज होते हैं। इसी तरह इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, इनकी वेवलेंथ फिर 750 नैनोमीटर से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स, जो बात मैं आपको बताना चाहता था वो ये है, अच्छा, ये जब इस तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है, ये यानी जिस तरफ वेवलेंथ छोटा होता जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शॉर्टर वेवलेंथ है। क्या है? शॉर्टर वेवलेंथ। अच्छा, जब वेवलेंथ शॉर्ट होगा तो ये ध्यान में रखना कि फिर हायर फ्रीक्वेंसी होगा। क्या होगा? यानी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी वेव की फिर ज़्यादा होगी। और जब आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको लॉन्गर वेव लेंथ मिलेगा। ठीक, जब वेवलेंथ लंबा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी या एनर्जी वेव्स की क्या हो जाएगी, कम। यानी यहाँ वेव्स के वेवलेंथ छोटे हैं और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, रफ्तार ज़्यादा है, एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और इस तरफ वेवलेंथ में तो लंबे हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती चली जाएगी। और बीच में ये स्टूडेंट्स विजिबल रीजन है, जिसे मैं यहाँ तो लिख नहीं सकता, थोड़ा सा मैं इधर आपके लिए बड़ा करके इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, इसमें फिर मुख्तलिफ वेवलेंथ होते हैं जो कलर्ड है और हमें नज़र भी आते हैं। ठीक, इसके अंदर क्या क्या है, ये विजिबल लाइट के अंदर वायलेट, इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड है। ये सारे के सारे मुख्तलिफ कलर्स इसी 400 से 750 नैनोमीटर के रेंज के अंदर होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जो भी हमने डिस्कस किए। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। मैं आपके लिए इसको पॉइंट वाइज कर देता हूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। तो पॉइंट 1 में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डिस्कस किया। अब पॉइंट 2 में मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का फार्मूला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या फार्मूला। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो फार्मूला है वो है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। सही, ये लैम्डा है जो किस चीज को जाहिर करती है, वेव लेंथ को। ठीक, और ये क्या है, ये न्यू है जो फ्रीक्वेंसी को जाहिर करती है। ठीक, किस चीज को जाहिर करती है, फ्रीक्वेंसी को। और ये फार्मूला है किस चीज का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक, अब ये फार्मूला स्टूडेंट्स बताना क्या चाह रहा है, ये फार्मूला में ये कहता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वेव्स की वो उलट होती है लैम्डा के। किस चीज़ के, लैम्डा के वेवलेंथ के। वेवलेंथ बड़ी होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगा, वेवलेंथ छोटी होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये है फार्मूला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। आप इसको पॉइंट वाइज जहन में रखेंगे तो आपको अच्छी तरह से जहन में रहेगा। अब स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारे घरों में बल्ब लगे होते हैं। ठीक, और उनके अंदर टंगस्टन का फिलामेंट मौजूद होता है। आजकल तो एनर्जी सेवर वगैरह या एलईडीज यूज़ होते हैं, लेकिन पहले ये आम बल्ब यूज़ होते थे। ये करीबन 100 वाट के होते थे या 60 वाट के बल्ब होते थे जिनमें टंगस्टन एलिमेंट का फिलामेंट मौजूद होता था। अब बल्ब क्या चीज़ होती है, बल्ब एक इंस्ट्रूमेंट है। बल्ब क्या चीज़ है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। और ये इंस्ट्रूमेंट काम क्या करता है, ये विजिबल लाइट प्रोड्यूस करता है। ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, ये विजिबल लाइट प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक,
तो हम ये कह सकते हैं कि बल्ब एक इंस्ट्रूमेंट है जो विजिबल लाइट को प्रोड्यूस करता है। तो बिल्कुल इसी तरह जो एक्स रेज हैं, एक्स रेज को प्रोड्यूस करने के लिए भी एक ट्यूब बनाई गई थी और इस ट्यूब को हम कहते हैं कॉलेज ट्यूब। क्या कहते हैं इसको? कॉलेज ट्यूब। ये एक साइंसदान था, कॉलेज उसने बनाया। अब इस कॉलेज ट्यूब का स्टूडेंट्स ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा है। इसमें ये एक गिलास ट्यूब होता है जो ऐसे बीच में से राउंड होता है, ठीक। अब यहाँ पर इस जगह में ये जो सुरख आपको नज़र आ रहा है, ये हैवी मेटल एनोड होता है, ठीक, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पीछे एक सहारा है जो इस हैवी मेटल को पकड़ करके रखता है और ये अक्सर कॉपर वगैरह का बना हुआ होता है या किसी और मेटल का। और इस तरफ जो ये सुरख आपको नज़र आ रहा है, ये स्टूडेंट्स ये फिलामेंट है जिसके गर्म होने से कैथोड रेज प्रोड्यूस होते हैं और जाकर एनोड के साथ टकराते हैं। और ये बैटरी है, वैसे इसमें 2 बैटरियां यूज़ होती है, वो मैं आगे जाकर आपको समझाता हूँ। और यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से पानी अंदर आ जाता है और यहाँ से पानी बाहर निकल रहा होता है। अब पानी यहाँ से फ्लो क्यों कर रहा होता है? असल में जब इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ एनोड को हिट करती हैं तो ये जगह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और ये गर्मी पर ट्रांसफ़र होती है इस हिस्से को और फिर ये पानी के साथ जाकर यहाँ पर ठंडा होता रहता है, ठीक। और यहाँ से फिर एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही होती हैं कॉलेज ट्यूब के अंदर। तो कॉलेज ट्यूब ये एक इंस्ट्रूमेंट है एक्सरेज पैदा करने के लिए, जैसा कि बल्ब एक इंस्ट्रूमेंट था विजिबल लाइट को पैदा करने के लिए। तो ये था स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 3। अब इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। अब स्टूडेंट्स ये मैं एक पीस बना रहा हूँ किसी भी मेटल का। ये क्या है? एक मेटल पीस है। इस मेटल पीस के साथ, ठीक, इस मेटल पीस के साथ जब सूरज से आने वाली लाइट टकराती है, सूरज से आने वाली लाइट जब इस पीस के साथ टकराती है, या हम ये कह सकते हैं कि फोटॉन्स जब आ करके इस मेटल पीस के साथ टकराते हैं तो इन फोटॉन्स के अंदर क्या मौजूद होती है? इनके अंदर एनर्जी मौजूद होती है और ये एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है। ये एनर्जी इस मेटल पीस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। अब इस मेटल पीस के अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करेगा? यहाँ जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। जब इनकी एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल पीस से निकलना शुरू हो जाएंगे और इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन। इसे क्या कहते हैं? थर्मियोनिक इमिशन। बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट्स मैं अगर आपको एक और एग्जांपल दे करके समझाऊं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि फोटोन के टकराने से ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बल्कि अगर आप किसी मेटल पीस के नीचे कोई फिलामेंट रखकर इस मेटल के पीस को हीट करें, अब हीट करने से क्या होगा? इस मेटल के पीस के अंदर एनर्जी दाखिल हो जाएगी। सही, गर्म करने से इस मेटल पीस के अंदर क्या दाखिल होगा? एनर्जी। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे। कुछ देर के बाद जब इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल पीस से निकलना शुरू हो जाएंगे काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो ये था पॉइंट नंबर 4 जो हमने समझा। अब इसके बाद हम आते हैं अब स्टूडेंट्स यहाँ मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की? यहाँ मैं आपको ये समझा रहा था कि जब भी फोटॉन्स या हीट दिया जाए किसी मेटल पीस को तो उसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके निकलना शुरू कर देते हैं वहाँ से, ठीक।
तो अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, इसी चीज़ को मज़ीद समझने के लिए। तो चलिए जी, अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 5 को। ठीक, अब पॉइंट नंबर 5 में मैं ज़रा आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन की इमिशन है ये कैसे होती है और एक्स रेज किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक, तो ये जो सबसे पहली चीज़ आपको नज़र आ रही है ये क्या है, ये एक फिलामेंट है, सही। और ये फिलामेंट पीछे जा कर के किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, एक बैटरी के साथ, और इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो है VF। इसका वोल्टेज क्या है, VF, V वोल्टेज और F फिलामेंट की वजह से, ठीक है, इसका वोल्टेज है VF, सही। फिर इस फिलामेंट के ऊपर यहाँ पर ये, ठीक है, मैं एक और बॉक्स बना रहा हूँ इस तरह से, ये मैंने यहाँ पर ड्रा कर लिया, और उसके बाद ये आगे जाकर फिर एक बैटरी के साथ जुड़ा हुआ होगा। ठीक, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये दोबारा जाकर के एक बैटरी के साथ जुड़ा होगा जिसका वोल्टेज होगा V0। इसका वोल्टेज क्या होगा, V0। और अब ये खुद कहाँ जाकर के जुड़ा होगा, ये, ठीक है, यहाँ आकर के जुड़ा हुआ होगा। ठीक, ये इधर आकर के जुड़ा हुआ होगा इस हिस्से के साथ, ठीक है। और ये जो हिस्सा है इसी में, ठीक है, इसी में हमारा मेटल का एनोड मौजूद है। इसमें क्या मौजूद है, मेटल का एनोड, जिसके साथ जब इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे तो यहाँ से फिर एक्स रेज की प्रोडक्शन होगी, यानी एक्स रेज पैदा होंगी। ठीक, तो ये पीछे लगा हुआ है, मैंने पहले आपको बता दिया कि हम कोई कॉपर वगैरह या कोई इस तरह की मेटल इसके साथ अटैच कर देते हैं ताकि वो इसको हीट को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सके। ठीक, तो ये हमारा टारगेट है, ये क्या है, टारगेट है जिससे एक्स रेज प्रोड्यूस होने हैं। और फिर यहाँ पर जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया, यहाँ पर कूलिंग के लिए एक पानी का पाइप मौजूद होता है जिसमें से एक तरफ से वाटर इंटर हो रहा होता है और दूसरी तरफ से वाटर रिलीज होता है और इस एरिया को ठंडा रखता है। अब प्रोसेस क्या होगा, यहाँ ये ज़हन में रखना, ये एनोड है, ये पोर्शन, ठीक, और ये पोर्शन क्या है, कैथोड। अब सबसे पहले यहाँ से हम जब हीट देंगे तो हीट देने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे। अब इलेक्ट्रॉन हर सिम्त में पैदा होंगे। अब हम इसका एक ख़ास हिस्सा यूज़ करेंगे जो यहाँ से निकलकर आगे की तरफ आएगा। ये इलेक्ट्रॉन आकर के इस टारगेट को हिट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन आकर के इस टारगेट को हिट करेंगे तो यहाँ से एक्स रेज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से क्या निकलेंगे, एक्स रेज निकलेंगे जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं। जो क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं। तो ये पॉइंट नंबर 5 था। कॉलेज ट्यूब को यहाँ मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कॉलेज ट्यूब किस तरह से काम कर रहा होता है। अब इस कॉलेज ट्यूब के इस एरिया में जो काम हो रहा होता है इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। कॉलेज ट्यूब के इस एरिया में यानी यहाँ पर आखिर कौन सा वो प्रोसेस होता है जिससे एक्स रेज निकल रहे होते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ मैं डायग्राम को ज़रा सा कोशिश करूँगा थोड़ा मुख्तसर बनाने की। यानी ये एनोड हुआ और इस एनोड के साथ ये टारगेट, ये हमारा असल में एनोड है, टारगेट सही। ये एनोड है जो कि कोई हैवी मेटल हो सकता है जिससे एक्स रेज की प्रोडक्शन होगी। ठीक, यहाँ से क्या होगा, एक्स रेज की प्रोडक्शन होगी। यही हमारा टारगेट है। यानी ये जो सुरख वाला है ये टारगेट है जहाँ से एक्स रेज की प्रोडक्शन होगी और यहाँ हम इसको पॉजिटिव चार्ज यहाँ से दे रहे होंगे
एक बैटरी के ज़रिए, ठीक, एक बैटरी के ज़रिए हम इसको यहाँ से पॉजिटिव चार्ज दे रहे होंगे और वो बैटरी दूसरी तरफ जा कर के निगेटिव चार्ज बना रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से आकर इसको हिट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के हिट करने के बाद यहाँ पर एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के टकराने से एक प्रोसेस होगा इस एरिया के अंदर और फिर यहाँ से, ठीक है, एक्स रेज निकलना शुरू होते हैं। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इस एरिया में यहाँ पर, ठीक है, इस जगह बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस का मतलब है बहुत से प्रोटॉन, बहुत से न्यूट्रॉन वगैरह यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो जब ये कैथोड रेज आ करके इस जगह पर तेज़ी के साथ हिट करते हैं तो कैथोड रेज में जो एनर्जी मौजूद है, इन इलेक्ट्रॉनों के अंदर जो एनर्जी मौजूद है वो एनर्जी मुंतकिल हो जाती है इस टारगेट को, यानी इस टारगेट के जो एटम्स है वो एनर्जी आकर इनको मुंतकिल हो जाती है। अब इस टारगेट के अंदर जो एटम्स है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी कंजर्व होती है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कंजर्व होती है, यानी एनर्जी को हम ख़त्म नहीं कर सकते, एक शक्ल से दूसरी में चेंज होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब आकर यहाँ टकराएंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के साथ 2 या 10 के साथ कोलिजन करेंगे, तो कोलिजन के बाद इन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी तो ख़त्म हो जाएगी। इनमें जो काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी वो क्या हो जाएगी? ख़त्म। तो हम तो ये कहते हैं कि एनर्जी ख़त्म तो नहीं हो सकती, तो वो असल में ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो एनर्जी यहाँ टारगेट में मौजूद एटमों को मुंतकिल हो जाती है। अब टारगेट में जो मौजूद एटम थे उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, यानी ये गर्म होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये गर्म होते रहते हैं। अब गर्म होने की वजह से दो बातें होंगी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनों की टकराने की वजह से दो बातें होंगी। या तो ये जो पीस है ये हीट होगा, ठीक है, कोलिजन की वजह से, या तो ये हीट होगा, या दूसरा प्रोसेस क्या होगा, यहाँ से फोटॉन्स निकलना शुरू कर देंगे। यहाँ से क्या होगा? फोटॉन्स निकलना शुरू कर देंगे, और यही क्या कहलाते हैं? एक्स रेज। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एक्स रेज। ठीक है, तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एक्स रेज है ये प्रोड्यूस किस तरह से हो रहे होते हैं इस मेटल टारगेट की वजह से। अब स्टूडेंट्स यहाँ ऊपर मैं आपको एक दो चीज़ें और एक्सप्लेन करता जाऊँ। यहाँ पर देखिए इस जगह, ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा होता है। ठीक, यहाँ पर क्या पैदा होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस फील्ड का काम क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो मूव कर रहे हैं एनोड की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनको एक्सेलरेट करता है, इन इलेक्ट्रॉनों की रफ्तार को तेज कर देता है इस मेटल एनोड के लिए। ठीक, ताकि ये तेजी के साथ आकर टकरा जाए। अब स्टूडेंट यहाँ मैं आपको दो बातें डिस्कस करूँ। ठीक है, पहली बात ये है कि अगर हम VF को बढ़ा दें, VF बढ़ाने का क्या मतलब है, इस बात को गौर से समझने की कोशिश करना। अगर हम VF को बढ़ा दें, यानी यहाँ पर जो वोल्टेज है, करंट, इसको बढ़ा दें, जब हम इसको बढ़ाएंगे ये फिलामेंट ज़्यादा गर्म होगा। जब ये फिलामेंट ज़्यादा गर्म होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ आकर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, और जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो यहाँ से ज़्यादा एक्स रेज की प्रोडक्शन होगी। एक बात। अब दूसरी बात स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ बढ़ा दें, यानी इसके वोल्टेज को हम बढ़ा दें, ये जो V0 है इसको हम क्या कर दें? बढ़ा दें, यहाँ करंट को बढ़ा दें। जब इस करंट को बढ़ाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी बढ़ जाएगा, और जब ये बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ सफ़र कर रहे थे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी के साथ जाकर एनोड को हिट करेंगे। अगर पहले ये इलेक्ट्रॉन हिट
करते थे एनोड को, और सिर्फ 3-4 एटमों को हिट करने के बाद इनकी काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाती थी। अब जब ये ताकत के साथ जाएंगे तो ये यहाँ पर 5 के बजाय 10 या 15 एटमों से कोलाइड करेंगे, तब इनकी काइनेटिक एनर्जी लूज होगी, और इससे भी फिर क्या होगा, एक्सरेज की प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो एक्सरेज की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर रहे होते हैं। अब लास्ट में स्टूडेंट्स सिर्फ एक पॉइंट मैं आपसे और डिस्कस करूं। ये पॉइंट नंबर कितना था, 5 था। अब बतौर पॉइंट नंबर 6 मैं आपके साथ सिर्फ लास्ट चीज़ डिस्कस करूंगा, और वो लास्ट चीज़ है टाइप्स ऑफ एक्स रेज। वो क्या है, टाइप्स ऑफ एक्स रेज। अब स्टूडेंट इसके हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मुख्तसर सा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर हमारे पास ये एटम का न्यूक्लियस हो, ठीक, जिस पर प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज रहता है, और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इसके ऑर्बिट्स मौजूद हों, ठीक, जैसा पहला के शेल है, दूसरा एल शेल है, और तीसरा एम शेल है। बस हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, ठीक। ये पहला वाला के शेल है, ये एल शेल है, और ये एम शेल है इसका, ठीक। अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर के शेल के अंदर मौजूद हो, क्या हो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर मौजूद हो, ठीक, और बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आए, जैसा कि कैथोड रेज ट्यूब के अंदर आ रहे थे, तो बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ आ जाए और इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा जाए, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर देगा। वो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। फर्ज करें ये कोई, इस एटम को हमने एनर्जी दे दी, ये चलिए जी इस एटम को हम एनर्जी दे देते हैं, ठीक है। इस एटम को जब हम एनर्जी देते हैं तब भी इसका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल सकता है, या अगर हम इसे हिट कर दें, ठीक है, इसे हम हिट कर दें इलेक्ट्रॉन के ज़रिए, इसे हिट कर दें, ठीक, तो हिट करने से भी ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ करके निकल सकता है, ठीक है। गर्म करने से भी ये निकल सकता है, और हिट करने से भी ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ करके इस तरह से निकल जाएगा। इन दोनों सूरतों में क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो जगह थी वो खाली हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पर खाली हो जाएगी, ठीक। अब देखिए, ये बीच में से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया, और इस इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंसी थी, उसकी जो जगह थी वो खाली हो गई। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसकी जगह क्या हो गई, खाली हो गई। तो अब ऊपर की शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो एल शेल के अंदर है और ये इलेक्ट्रॉन जो एम शेल में है, इनमें से कोई एक आकर इस वैकेंसी को फिल करेगा, ठीक है। तो अगर ये एल वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके नीचे आ जाए और इस जगह को पुर कर दे, ठीक है, अगर एल वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आकर इस जगह को पुर कर दे, तो फिर ये नीचे आते हुए एक एक्स रे खारिज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन नीचे आते हुए क्या खारिज करेगा, एक फोटोन खारिज करेगा, जिसे हम कहते हैं एक्स रे। और ये जो एक्स रे है ये कहलाता है के अल्फा एक्स रे। ये क्या कहलाएगा, के अल्फा एक्स रे। अल्फा नंबर 1 को कहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके साथ जो पहला शेल था यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे आया, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे आ जाए यानी ऊपर वाले एम शेल से, तो नीचे जब आ जाए, इस दौरान जो एक्सरे की प्रोडक्शन होगी, इस दौरान जो एक्सरे रिलीज होगा, उस एक्सरे को हम कहते हैं के बीटा एक्सरे। इसे क्या कहते हैं हम, के बीटा एक्सरे। तो अगर पहले शेल से यानी एल से नीचे आ जाए इस वैकेंसी को फिल करने के लिए के अल्फा एक्सरे, और ऊपर से आ जाए तो उसे हम कहते हैं के बीटा एक्सरे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा टॉपिक था। तो आपको अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कमेंट हो तो मुझे कमेंट